Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anakin Dear all CS executive and CS professional students. याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा इनविट्स पे. एक्चुअली इनविट्स में हमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी डिस्कस करना है. इसके अलावा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेफरेंशियल इशू. जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल चेक कर लिया होगा. प्रेफरेंशियल इशू को मैं फटाफट आपको याद कराऊंगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ऑलराइट, कुछ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस चैप्टर से रिलेवेंट है वो भी मैं यहां कवर करूंगा. इसके अलावा याद रखिएगा इनविट्स पे जैसे मैंने कई बार मेरे पास क्वेरीज आई है कि बच्चों ने रट्टा मार रखा है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और भी इजी बनाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ में याद रखिएगा. तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं इनविट्स. इनविट्स का फुल फॉर्म मेरा बच्चा हर बच्चा जानता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर जब वर्ड यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात आपसे कहा जा रहा है जो एक ट्रस्ट क्रिएट की जा रही है. याद रखिएगा जिन्होंने बेसिक पढ़ा रखा उन्हें वापस फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं. कॉमन बातें बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट बन रहा है, याद रखिएगा ट्रस्ट जो बन रहा है बेसिकली यहाँ एसेट्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं. अब वो कौन सी एसेट्स हैं अगर देखा जाए? इंफ्रा से रिलेटेड क्या होगा? इंफ्रा से रिलेटेड आइटम्स कौन से हो सकते हैं? सोचने वाली बात है. जैसे आपने देखा होगा टोल रोड्स बनते हैं, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा टोल रोड से बनते हैं तो टोल रोड्स में क्या है कि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट कैम्प किया जा रहा है. लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो काम है. वैसे ही गवर्नमेंट क्या करता है? टेंडर निकाल देता है. अब जो बिडर्स होते हैं वो बिडर बिड करते हैं और टेंडर उनको अलॉट हो जाता है. अलॉट होने के बाद में वो क्या करते हैं? टोल रोड बनाते हैं. एग्जाम्पल देना, ध्यान सुनिएगा. टोल रोड बनाते हैं. टोल रोड बनाने के बाद में अब उन्होंने जो इतना पैसा खर्च कर दिया है उसकी वो रिकवरी भी करेंगे. मतलब उन्हें वो जो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने टोल रोड बनाने में उसको वापस तो भी रिकवर करना है. तो उसके लिए वो आपसे टोल चार्ज करते हैं. आप लोग जानते होंगे आजकल फास्ट ट्रैक का जमाना है तो फास्ट ट्रैक के थ्रू वो टोल आपसे रिकवर हो जाता है. अच्छा, अब क्या हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे. ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, मतलब 5 साल के लिए टोल दे दिया गया आपको कि आपने ठीक है रोड बनाया है, आप टोल के थ्रू आप अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिएगा. तो अगर देखा जाए स्टेडी कैश फ्लो जनरेट कर रहा होगा. अब ये 80 मान लीजिए रिज्यूम कर लेते हैं वो टोल रोड बनाने के लिए कंपनी ने, एक रिज्यूम कर रहे हैं ना, टोल रोड बनाने के लिए कंपनी ने मान लीजिएगा 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी. 100 करोड़ उसे 5 साल में आपसे लेने हैं. तो 100 करोड़ उसके पास कहां से आएगा? सोचने वाला बात है, उसके पास कहां से आएगा? वो बेसिकली अगर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें ना, एक कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट हो रही होगी, उस ट्रस्ट के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे. ध्यान सुनना, उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. और वो जो ट्रस्ट है वो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होंगे जो टोल रोड से रिलेटेड हो सकता है, या हाईवेज बनाने से रिलेटेड हो सकता है, या ब्रिज बनाने से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है पावर प्लांट बनाने से रिलेटेड हो सकता है. दीज आर सम एग्जांपल्स. पोर्ट बनाना है, पोर्ट्स बनाने से हो सकता है. जो कंट्री के अंदर इंफ्रा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रा से रिलेटेड हैं, उसमें वो ट्रस्ट जो है इन्वेस्ट वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर देगी. अब ध्यान से सुनना, इन्वेस्ट अगर उससे पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो यहां एसेट्स क्रिएशन हो रही है. ये कैसी एसेट्स है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है. मतलब इससे रेवेन्यू जनरेट होगा. इससे बोलते हैं सिर्फ जनरली क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स. ये एसेट्स बेसिकली यूनिट होल्डर के हाथ में नहीं रहेगी. अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि यूनिट होल्डर एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और देखा जाए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ऑनर है, बट वो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करके क्या कर रहा है? यूनिट्स का ऑनर बन गया. बात पकड़ में आ रहा है? यूनिट्स का ऑनर बन गया. तो ऐसा नहीं है कि रोड बना दिया तो रोड पर जाकर यूनिट होल्डर से खड़ा हो जाएगा, बोला हाँ जी हमारा रोड है. ऐसा नहीं है, ठीक है. वो एसेट्स का यहाँ पे एग्जैक्टली ऑनरशिप होल्ड नहीं करता है. यहाँ एसेट्स क्या है? जैसे मैंने बोला टोल रोड है तो वो क्या होगी? एसेट्स हो गई. ऑलराइट, अब अगर थोड़ा और प्रैक्टिकल समझें, लगभग 15 इनविट्स अगर ऑब्जर्व करें. देखिए जैसे मैं डेटा बता रहा हूं आपको इंडिया में, जैसे अजेन इंडिया एनर्जी यील्ड है, इसके अलावा भारत हाईवेज इनविट्स है, क्यूब हाईवेज है, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, इंडिया ग्रिड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंडिया हाईवे. लगभग 15 है. मैं चाहता हूं कि आप में एटलीस्ट के 2-4 नाम आपको याद हो. मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका. क्यों याद हो आप लोगों को? एग्जामिनर आजकल एग्जाम का स्टैंडर्ड काफी हाई रखने लग गए हैं और ऑफकोर्स रखना भी चाहिए क्योंकि आप लोग सीएस जैसा कोर्स कर रहे हैं. याद रखिएगा इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स की कैटेगरी में आते हैं सीएस प्रोग्राम्स. सो आपको ऑफकोर्स नॉलेज होना चाहिए. एटलीस्ट 4 से 5 कंपनीज के नेम तो आपके माइंड में होना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि लगभग जो डेटा भी बता रहा हूं वो डेटा ऐसा है कि लगभग 15 इनविट्स, जी हाँ 15 इनविट्स और मोर देन 15 है. अगर आज के डेट में देखें लगभग 19 आ गया है यहाँ पर. तो ये इनविट्स हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं. सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स देखिए आज की डेट में अगर आप पब्लिक से फंड रेज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको जाके अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना है और आपको ऐसी इस तरह की यूनिट्स, इस तरह की स्कीम इशू करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. किससे? सेबी से. इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे मैंने बताया
पढ़ाया, कुछ बेसिक बातें जैसे 15, अब जहाँ पे तुम यहाँ पे लगभग हम लोग 19 देख रहे हैं. सो एटलीस्ट यू नो व्हाट, यू मस्ट नो द नेम ऑफ एटलीस्ट 4 and 5 इनविट्स, जो कि एग्जाम में आप अगर पूछे तो आप उसे कोड करके आए. आप जानते होंगे कई बार ऐसा पूछता हूँ 1 से 2 नंबर के लिए ये बात पूछ ली जाती है, तो अपने 1-2 नंबर क्यों छोड़ना. ऑलराइट, सो आई होप बेसिक पकड़ में आ गया होगा. अब अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, याद रखिएगा इनविट्स, आपके इनविट्स में जो आपके एग्जाम में ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है. चिंता मत कीजिएगा, इस सेशन में मैं कैरी करूंगा. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. अगर हम बात करने वाले हैं इनविट्स के अंदर प्रेफरेंशियल इशू का. प्रेफरेंशियल इशू मतलब पब्लिक इशू हो गया मान लीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू का. पब्लिक को आपने अलॉट कर दिया, सारा कॉन्सेप्ट में यहाँ रिवाइज नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा. मेरा मेन फोकस है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने का, ताकि वो एग्जाम के लिए कवर कर लें. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले पढ़ रखा होगा पब्लिक इशू के बारे में, बट अगर नहीं पढ़ा है, नॉट टू वरी अबाउट इट. इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रेफरेंशियल इशू ऐसे ही समझाऊंगा कि आपने फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं तो ईजी रहेगा. बेसिक बात याद रखिएगा, जैसे हमने कहा कि ट्रस्ट क्रिएशन हो रही है. ट्रस्ट क्रिएशन हो रही है. ट्रस्ट बेसिकली अगर देखा जाए, ट्रस्ट क्रिएट करने का यहाँ पे फंडा जो होगा मैं बताऊंगा. और यहाँ देखेंगे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है. इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो क्या कर रहा है, इस ट्रस्ट क्रिएशन के थ्रू आपकी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप लोग यहाँ पर यूनिट होल्डर हैं. अज्यूम कीजिएगा आप लोग यूनिट होल्डर हैं, आप लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं अपना, इसके बदले आपको यूनिट्स मिल रही होंगी. ठीक है, मिल नहीं रही होंगी, मिलेंगी. ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है ये अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं फटाफट से प्रेफरेंशियल इशू. अब प्रेफरेंशियल इशू की जब बात कर रहे हैं तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा. यहाँ पे ये कहता है प्रेफरेंशियल इशू मतलब प्रेफरेंशियल इशू से पहले अगर आपकी कंपनी ऑफ कोर्स पब्लिक में आ चुका है, मतलब पब्लिक से उसने यूनिट के थ्रू यूनिट्स इशू करके पब्लिक से फंड रेज किया हुआ है. अब क्या होता है, एक जनरल प्रोसेस है क्या कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को आप टारगेट करने वाले हैं और उनसे आप फंड रेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. क्लियर? तो कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग आपका यूनिट होल्डर्स है आप उनसे अप्रूवल जरूर ले लीजिएगा, मैंडेटरी है, क्योंकि आप यहां देखिएगा शेयरिंग करने वाले हैं. जैसे ही यूनिट होल्डर सोचने वाला बात है एंट्री ले लेगा, जैसे ही यूनिट होल्डर एंट्री ले लेगा तो कहीं ना कहीं जो यूनिट से मिलने वाली डिस्ट्रीब्यूशन थी हर किसी के हाथ में, अज्यूम कर लीजिएगा 10-10 रुपए हर किसी के हाथ में आता था ना, कम नहीं है लेकिन बता रहे हैं 10-10 रुपए सबके हाथ में आता था. अब वो हो सकता है 10 की जगह कितना हो सकता है, 8 हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है बढ़ जाएगी. सो ऑफ कोर्स राइट भी इंपैक्ट होंगे, वोटिंग राइट भी इंपैक्ट होंगे. तो कहता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर से आप अप्रूवल लीजिएगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से आएगा. गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स बाय इनविट्स. एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे. देखिएगा पहला कहता है अ लिस्टेड इनविट्स मे मेक प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स टू एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स as defined in InvITs regulations if it satisfy the following conditions. किसको करना है, याद रखेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को. क्या कह रहा है, a resolution of the unit holders of the InvITs approving the preferential issue has been passed. मतलब resolution of the unit holders is necessary. कीवर्ड क्या है जो हमें याद रखना है, यहां पर हमारा बुद्धि में याद होना चाहिए. क्या, बोलिए. रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स. एग्जिस्टिंग कौन है, यूनिट होल्डर्स. सेकंड कहता है इनविट्स इन कंप्लायंस विद द कंडीशन एंड कंटेंट्स लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस अंडर द रेगुलेशन एंड सर्कुलर इश्यूड देयर अंडर. अब कह रहा है, देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, compliance with the conditions for continuous listing and disclosure obligations. Compliance with the continuous listing and disclosure obligations. क्यों मैंडेटरी है? ऑफ कोर्स भाई आप कुछ भी करते रहेंगे हमें इंटीमेट नहीं करेंगे, तो कहता है ये तो मैंडेटरी है कि कंप्लायंस विद द व्हाट. कंप्लायंस बोलो दो वर्ड्स के साथ में, कहता है कंडीशंस फॉर कंटेंट लिस्टिंग, कंडीशन फॉर कंटेंट लिस्टिंग्स एंड डिस्क्लोजर्स. जो भी चेंजेस होंगे, इवन जो हमने बता रखे चेंजेस वो डिस्क्लोजर्स करने ही करने हैं. आई होप इसमें पढ़े आपने. इसके अलावा जैसे भी चेंजेस होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा, कोई मटेरियल चेंज है वो भी इंटीमेट करना पड़ेगा. तो पहला कंडीशन क्या है, यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स. सेकंड क्या है, कंपाइल विद द, बोलो मेरे साथ में, याद कर लेंगे आप, बोलेंगे तो याद कर लेंगे. कंपाइल विद द कंडीशंस. कौन सी कंडीशन सर, continuous listing का conditions and disclosure obligations. अब ये तो ऐसा है नहीं कि एक बार बता दी उसके बाद नहीं होगा. अभी जैसा मैंने आपको बताया कि सेबी ने ऑफ कोर्स अमेंडमेंट्स इंसर्ट किए. आपको पता है एक रिसेंट अमेंडमेंट और आ गया है जो आपके एग्जाम पे एप्लीकेबल नहीं है, जून एग्जाम के लिए होगा और उम्मीद करता हूँ दिसंबर वाले आप अभी पास हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है क्योंकि आपके लिए जरूरी है, आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है. क्या चेंज आया है बताऊंगा, अभी इसे मैं कैरी करूंगा. जो रिसेंट अमेंडमेंट है, इनविट इन द कंप्लायंस विद द मिनिमम पब्लिक यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स एज स्टिपुलेटेड अंडर द यूनिट्स. ऑफ कोर्स अब बोलता है कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट भी पूरा करना पड़ेगा. सारी एस्पेक्ट आने वाली हैं. नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द यूनिट by the InvITs have been made in a 6 months preceding a date relevant date. relevant date क्या है,
ये एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे, किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, ये भी हम सब डिस्कस करेंगे इस सेशन में, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से रखेंगे। सिर्फ ये 4 पॉइंट अभी हमें सिर्फ अपने सामने अपने यहाँ रखने हैं। क्या पहला हमने डिस्कस किया है, एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर की हमें अप्रूवल चाहिए होगा। सेकेंड हम देखेंगे कंपाइल विद द कंडीशंस, कंटेनियस लिस्टिंग कंडीशंस एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस। थर्ड हमें देखेंगे जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है वो आपको रखना ही मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग, देखिए मिनिमम पब्लिक होल्डिंग मेरे से बोलिएगा मिनिमम पब्लिक होल्डिंग। एंड द फोर्थ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि कोई भी प्रेफरेंशियल इशू जो होगा यहाँ पे, याद देखिए कोई भी प्रेफरेंशियल इशू होगा, ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे, हैज बीन नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द यूनिट्स by the InvITs have been made in 6 months preceding the relevant date, relevant date यहाँ पर क्या है, अभी मैं सब क्लियर करता हूँ। देखिएगा मैं बताऊंगा आपको कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना अप्रूवल देंगे, और अप्रूवल देने का मतलब ऑफ कोर्स वहां से कंसीडर किया जाएगा किसके साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा, इन लोगों से जो हमारा यूनिट होल्डर होगा उनका अप्रूवल होगा। मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, ऐसे डायरेक्टली जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता हूँ। ऑलराइट, क्यों पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना होगा तो क्लैरिटी आना जरूरी है, ठीक है। जनरल बात देखिए, आइए फटाक से प्रेफरेंशियल इशू प्रेसिडेंट, देखो पहला क्या मांग रहा है, यूनिट होल्डर अप्रूवल, ठीक है, कंप्लीट। अब यो इंपॉर्टेंट क्या है, आपने यूनिट होल्डर का अप्रूवल ले लिया तो उसका मतलब नहीं कभी भी पूरा कर लेंगे, नहीं, विद इन 12 मंथ्स अप्रूवल लेने के 12 मंथ्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। किस चीज का प्रोसेस, प्रेफरेंशियल इशू का। तो कह रहा है प्रेफरेंशियल इशू पेंसुएंट मतलब अकॉर्डिंग्स टू द यूनिट होल्डर रेजोल्यूशन shall be completed within a period of 12 months from the date of passing of the resolution. Of course, तो पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने माइंड में याद रखना होगा कि आपको 12 मंथ्स का टाइम मिला है प्रेफरेंशियल इशू को कंप्लीट करने का। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अलॉटमेंट टू प्रेफरेंशियल इशू शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 डेज। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जो अमेंडमेंट पब्लिक इशू में आएंगे इसके, ध्यान से रुकिएगा और ध्यान सुनिएगा। हम कह रहे हैं यहां पर जो पब्लिक से रिलेटेड आया है ना अमेंडमेंट, पब्लिक के केस में जो आया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे बच्चों ने, जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, जून वालों ने आई होप देख रखा होगा पहले भी, देखिएगा वो यहां तो हम 12 ही बात कर रहे हैं। देखो यहां बोल रहे हैं 12 डेज, अलॉटमेंट पर्सन टू द प्रेफरेंशियल इशू शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज। बेसिकली पब्लिक इशू अगर यहां पर है, और ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ महान लोग हैं जो आपको कुछ बच्चों को मिसगाइड भी करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो हम यहां पर ऑथेंटिकेटेड आंसर की बात कर रहे हैं। आई एम बीइंग अ प्रोफेशनल, इट्स माय ड्यूटी कि आपको क्लैरिटी ज्यादा दी जाए। देखिएगा अगर हम यहां ध्यान दें, ये देखिएगा, देखो ध्यान से रीड करिएगा, एज अ पार्ट ऑफ containing endeavor to streamline the process of public issue of units, public issue word हो रहा है यूज, देखिएगा प्रेफरेंशियल इशू नहीं बोल रहा है, public issue of units of writs and InvITs, SEBI has reduced the time taken for allotment and listing after closure of issue 6 working days as against the present requirement of 12 working days. SEBI, this circular has prescribed the indicative timelines from the issue closure till listing. Provision of this circular shall be applicable to public issue of units, RET and InvITs. किसके लिए कह रहा है, पब्लिक इशू के लिए। कुछ महान लोगों ने आपको ऑनलाइन मैंने ऑब्जर्व किया है, और जैसे मेरे पास बच्चे पूछते हैं क्वेरी, उन महान लोगों ने इसे प्रेफरेंशियल इशू पे भी अप्लाई कर दिया है। सो ऐसे खतरनाक लोगों से थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है, ये अवेयरनेस आपको खुद को रखनी होगी। अब देखिए पॉइंट पे आते हैं, यहां जो कह रहा है अलॉटमेंट पर्सन टू प्रेफरेंशियल इशू शैल बी कंप्लीटेड 12 डेज। 12 डेज प्रेफरेंशियल पे 12 डेज ही है, पब्लिक के अंदर चेंज किए हैं जिसके अंदर 6 वर्किंग डे किया हुआ है। ऑलराइट, तो पहला एस्पेक्ट क्या है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है आपका पब्लिक प्रेफरेंशियल इशू को विद इन 12 मंथ्स। कब से, अप्रूवल मिलने से यूनिट होल्डर से। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको क्या याद रखनी है कि जो प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट जो प्रेफरेंशियल इशू करेंगे ऑफकोर्स क्लोजर के बाद में, उसके लिए आपको कंप्लीट कर लेना है 12 डेज के अंदर। यूनिट शैल बी इशूड ओनली डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। अभी हम बात याद रखेंगे कैसे होना चाहिए डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। याद देखिएगा मैं कीवर्ड्स पे हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अलॉटमेंट विद इन 12 डेज डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा, ताकि आपके लिए कीवर्ड्स रहें तो आप याद कर सकें इजी। एंड यूनिट टू बी इशूड इन प्रेफरेंशियल इशू शैल बी सेम क्लास और काइंड द यूनिट्स इशूड इन द इनिशियल ऑफर बाय द सेम काइंड ऑफ क्लास। क्यों कर रहे हैं, अरे भैया डिफरेंट नहीं करना है, डिफरेंट क्लास नहीं होगा, सेम क्लास का ही होगा और विद द सेम राइट्स होगा, ठीक है। यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल इशू पे नहीं जाएगा। एक तरीके से प्रेफरेंशियल इशू का मतलब आप इमीडिएट फंड रेज कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि आप सुपीरियर राइट्स दे देंगे किसको, प्रेफरेंशियल इशू
अलॉटीज को। इज इट क्लियर? पॉइंट 4 क्लियर है। थर्ड देखते हैं, देखो फर्दर सच यूनिट्स हैव बीन लिस्टेड ऑन आरएससी। अब कह रहा है, ध्यान सुनना, प्रेफरेंशियल इशू आने से पहले ना लिस्टेड होना जरूरी है इन यूनिट्स का, क्योंकि वो पब्लिक आप जो लाए होंगे, पब्लिक इशू इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आए थे यूनिट्स का, वो लिस्ट होगा। इसका ड्यूरेशन भी एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए, कम से कम 6 महीने पहले वो लिस्ट हो। Have been nationwide trading terminal for a period of at least 6 months prior to the date of issue of the notice to unit holders for convening the meeting to approve the prudential issue। क्या कहना चाह रहे हैं सर? अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा। आप यहां करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इशू, ध्यान सुनिएगा, यहां कर रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू, क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब कह रहा है कि ये जो प्रेफरेंशियल इशू की यूनिट्स होंगी, ये यूनिट्स जो हम देंगे इनको, इसका मतलब ये यहाँ पर लिस्टेड होना चाहिए। लिस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है? आरएससी के ऊपर लिस्टेड हो ये। लेकिन कितना टाइम पीरियड बोला? कम से कम 6 मंथ्स। ये जो गैप है ये कह रहा है 6 मंथ्स का। मतलब आप प्रेफरेंशियल इशू पर जाएंगे कम से कम 6 महीने पहले ना, 6 महीने पहले जो वर्ड यूज हो रहा है कहां पर होना चाहिए? आरएससी पे लिस्टेड होनी चाहिए। अब वो 6 महीने कहां से पता लगाएंगे हम लोग? जब आपने आपके यूनिट होल्डर से क्या लिया था? परमिशन, मतलब अप्रूवल लिया था। देखो उसका 6 महीना पहले क्या कहला है? एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अ नोटिस इट्स यूनिट होल्डर फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग। अब आप यहां पर इनके लिए क्या कर रहे थे? इन लोगों का मीटिंग करना था। मीटिंग करने का मतलब कम से कम 6 महीने पहले हमने उनको नोटिस किया होगा। कम से कम 6 महीने का मतलब लिस्टिंग का पीरियड 6 मंथ्स का होना चाहिए। और कब से काउंट कर रहे होंगे? जब आपने यूनिट होल्डर को कॉल किया होगा उनका मीटिंग, ताकि उनकी अप्रूवल ले सके। तो आपने नोटिस इधर भेजा होगा सारे यूनिट होल्डर्स को कि हम आपका मीटिंग करना चाहते हैं, और उधर आपका सिक्योरिटी ऑलरेडी लिस्टेड होना चाहिए जब आपने नोटिस सेंड किया। याद रखिएगा, कहां लिस्टेड होना चाहिए? आरएससी के ऊपर। इतना गैप चाहिए आपको। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। Now, minimum subscription and trading lot unit to be issued in preferential issue shall be same as that of the for the units issued in the initial offer by units। अब ये initial offer के अंदर क्या कह रहा है? जो initial offer मतलब आपने जो पब्लिक इशू किया था, इसमें अमेंडमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा यहां पर, हाँ देखिए आइएगा, अगेन हम चलेंगे अमेंडमेंट्स, वहां से हम चेक कर रहे हैं जहां ऑथेंटिकेटेड अमेंडमेंट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, और हम यहां से देख रहे हैं पुराने अमेंडमेंट्स जो कि जून 2022 के थे, वो भी मैं इसलिए कैरी कर रहा हूं ताकि कोई एंटी एलिमेंट चैलेंज करने की कोशिश करे तो भैया देख लो, चिंता ना करो। देखिएगा, ध्यान से आइएगा, टॉप कम द पॉइंट। कह रहा है रेगुलेशन 14 जो है इन्वेट्स का, रेगुलेशन 14 रेगुलेशन 16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन 14 सब रेगुलेशन 4 क्लॉज सी बात करता है बेसिकली सब्सक्रिप्शन अमाउंट की। 1 लाख से इसको हटाकर उन्होंने बोला रेंज कर दिया 10 to 15,000। वापस सुनना, सब्सक्रिप्शन अमाउंट की रेंज करिए 10 to 15,000। और जो यूनिट पहले मिनिमम यूनिट्स होती थी 100, उसके आगे कर दिया 1 यूनिट। अब अगर देखा जाए ना, स्मार्टनेस वहीं की वहीं रखी हुई है, क्योंकि अगर आप एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट की कीमत जो है वो 10 से 15,000 रखी गई है। तो यहाँ पे सेबी कह रहा है कि जब आप कंपनी डिसाइड करेगा तो याद देखिएगा, रेगुलेशन 14 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगर मैं आपको सीधा वर्ड पे लेकर आऊं, the word amount shall be inserted after the word subscription, and the words be 1 lakh shall be substituted with the words fall within the range of 10,000 rupees to 15,000 rupees। 50,000 नहीं है, 15,000, 10,000 से 15,000 के बीच में। रेगुलेशन 16 कहता है the words and figures 100 units shall be substituted with the words 1 unit। मतलब आज की तारीख में अगर हम बात करेंगे, एक यूनिट खरीदने जाना है आपको, तो उसके लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये आपके जेब में होना चाहिए। बात पकड़ में आ रहा है? दिमाग देख रहे हो? 1 लाख रुपया 100 यूनिट बोला, ज्यादा पैसा करना है, वोटिंग भी देखना है, तो क्या करना है यहाँ पर 10 to 15,000 एंड साथ के साथ क्या रख दिया तरीके से, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है जो अपने आईपीओ शेयर्स के इक्विटीज के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जब बिडिंग लॉट साइज निकालते हैं, सॉरी लॉट निकालते हैं। क्लियर? तो वहीं का वहीं एक तरीके से वहां पर भी हम 10 से 15,000 रुपए बिडिंग का एप्लीकेशन रखते हैं पर शेयर के, शेयर्स के लॉट के अकॉर्डिंग वहां शेयर्स का लॉट होता है 10 से 15,000 रुपए का। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 10 से 15,000 रुपए के अंदर आपका एक यूनिट बेसिकली बन रहा है। क्या हो रहा है? चलिएगा, सेम यहां पर हम प्रेफरेंशियल इशू पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा कर रहे हैं। कहता है मिनिमम आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे भैया 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर्स होंगे। याद रखिएगा प्रेफरेंशियल इशू के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर, वर्ड यूज हुआ है इन अ फाइनेंशियल ईयर। इन अ फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 साल के अंदर यहां पे हम बात कर रहे हैं जब कंपनी इशू लेके आ रहा है। तो पूरा अगर हम टॉपिक देखेंगे प्रेफरेंशियल इशू के अंदर, तो हम मैक्सिमम इन अ फाइनेंशियल ईयर 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते, बट मिनिमम आपके इन्वेस्टर्स 2 होने चाहिए। रिलीवेंट डेट इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू शैल मीन
डेट ऑफ मीटिंग इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ध्यान समझाऊंगा, ऑफ द इन्वेस्ट or the committee of the director duly authorized by the director of the investment manager of the InvITs decide to open the proposed issue. relevant date की जब हम बात कर रहे हैं, बात समझना, relevant date की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्योर वर्ड देखो, कौन, किनकी मीटिंग, डेट ऑफ द मीटिंग इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ InvITs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, किसका बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ InvITs. यहां पर बेसिकली कौन होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, किसी को तो अपॉइंट करना है ना, डिसीजन कौन लेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेके, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफर डॉक्यूमेंट में हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं पूरा कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी क्या, ऐसा नहीं है कि सडनली चेंज कर दिया और करोगे तो फिर भी अप्रूवल लगेगा, जानते होगे। अब ये लोग जो अप्रूवल यहां कंसीडर करेंगे किसको, इस प्रोजेक्ट को लेके, देखो यहां पर किसको, इशू ओपन करने को लेके, मतलब यहां बोर्ड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर की बोर्ड ने डिसीजन लिया होगा किसका, इशू ओपन डेट, मतलब इस मीटिंग में बोर्ड ने, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बोर्ड ने डिसाइड किया होगा, या कमिटी है तो उस केस में तब भी ऑफकोर्स बोर्ड डिसीजन लेगा, तो डेट डिसाइड किया होगा, जो भी डेट डिसाइड किया होगा किसके लिए, इशू ओपन करने के लिए, उसको नहीं कंसीडर करना रिलेवेंट डेट, जिस दिन यहां पे मीटिंग हुई है, बात पकड़ में आ रहा है, उस दिन को हम रिलेवेंट डेट कंसीडर करने के लिए पर्पस से कह रहे हैं। देखो, relevant date for the purpose of preferential issue shall mean date of the meeting, यहां पर भी गड़बड़ करते हैं, ध्यान सुनो ना, डेट ऑफ द मीटिंग हो रहा है, इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द, जिस दिन इशू ओपन करेंगे वो डेट नहीं, जिस दिन इशू करने के प्रपोजल को अप्रूव करा है उस मीटिंग में, बात पकड़ में आ रहा है, उस मीटिंग में, उसको यहां कंसीडर कर रहे हैं रिलेवेंट डेट। अब ध्यान सुनना, अब ये क्यों बताए थे आपको, यहां आइएगा देखिएगा, no preferential issue of units by InvITs have been made in the 6 months preceding the relevant date. relevant date समझ में आ गया, पकड़ में आ रहा है, relevant date कौन सा होगा, जिस दिन इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होता है, कोई अगर आदमी नहीं, कंपनीज होती हैं, उनका बोर्ड ने क्या किया होगा, अप्रूव किया होगा। अब जनरली कौन होंगी, देखना, इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट हम बात करते हैं वो पैसा भी कहां लगाता है, आपने ध्यान से सुना होगा, होल्डिंग कंपनीज में, एसपीवीज के अंदर, ठीक है, ऐसे इसी में लगाएगा, सब्सिडरी वगैरह में नहीं लगाएगा, ये थोड़ा अलग मैं समझाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से डिटेल में बताऊंगा, रिट्स की तब क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा यहां लेके आते हैं वापस से किस पे, नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स बाय द InvITs हैज बीन मेड, नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द यूनिट्स, नो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स कब से कह रहा है, InvITs हैज बीन मेड इन द 6 months preceding the relevant date, बात पकड़ में आ रहा है, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट नहीं कर सकते, क्यों, उसमें इशू ओपन करने के बाद, अब समझो ना, हमने इशू ओपन करना है, उसका डेट डिसाइड करेंगे, तो वो डेट नहीं है, बार बार कह रहा हूं, गड़बड़ क्या कर रहे हो, जिस दिन बोर्ड डिसाइड कर रहा है, जिस मीटिंग में डिसाइड कर रहा है ओपन डेट को, ओपन होगा इस डेट को, ओपन होगा वो नहीं, जिस दिन मीटिंग हो रहा है बोर्ड का उस डेट को। सर इतनी बार बता रहे हो, सर कितनी बार बता रहे हो, बेटा इसलिए बोल रहा हूं, उसका रीजन है ना, क्योंकि जो गड़बड़ कर दिया है ना कई लोग, उसको ठीक भी करना है, बार बार बता रहा हूं ताकि आपके याद रहे। ऑलराइट, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट फटाफट आइएगा, InvIT may appoint one or more CB registered intermediaries to carry out the obligation relating to the issue। अब इंटरमीडिएटरीज मेरे बच्चे से जानते होंगे बेसिकली। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, आप देखिए इंटरमीडिएट के रोल में अगर हम देखें, जो इशू को मैनेज करने वाला है मर्चेंट बैंकर हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार टू इशू हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, बैंक्स हैं जिससे हम सिंडिकेशंस करवाते हैं, उसका रीजन है, इनके बिना आप इशू मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो पहले क्या कह रहा है, जो InvIT है अपॉइंट करेगा, अगर रिक्वायरमेंट होगा उससे एक से ज्यादा का, तो एक से ज्यादा को क्या करेगा, यहां देखिए अपॉइंटमेंट करेगा किसका, registered intermediaries, clear। सही कहता है, preferential issue of units by InvIT shall be done on the basis of placement document which shall contain the disclosure। तो यहां पे हाईलाइट रखिएगा, प्लेसमेंट हाईलाइट कीजिएगा, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, डिस्क्लोजर एज पर द InvITs regulations, placement document, preferential issue units by the InvIT shall be done on the basis of placement document। जो इन्वेस्टर है ना वो इसी बेसिस पे डिसीजन लेगा, तो ये इंश्योर कीजिएगा क्या, कि जो डिस्क्लोज आपने प्लेसमेंट मेमोरेंडम में दिए हैं, प्लेसमेंट और डॉक्यूमेंट में दिए हैं, ऑफ कोर्स मेमोरेंडम ही होता है, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, वो इस बात को इंश्योर करे कि इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कह रहा है यहां देखिएगा, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स बाय InvIT शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट।
प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट शैल बी, अब देखो एक के बाद एक अपना पॉइंट बन रहा है। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट शैल बी सीरियली नंबर उनसे हैं, कॉपी शैल बी सर्कुलेटेड ओनली टू द सेलेक्ट इन्वेस्टर्स सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द अबव मेंशन क्लॉज। तो कैसा होगा, सीरियली नंबर कॉपी शैल बी सर्कुलेटेड ओनली टू द सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स। सब जगह नहीं बांट देना, प्रिवेंशियल इशू है, नहीं तो पब्लिक बन जाएगा और आफत हो जाएगा। मतलब पब्लिक ट्रीट करेंगे तो फिर पब्लिक वाला रेगुलेशन लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? तो क्या ध्यान रखना है हमको, पहला स्टेप करेंगे हम लोग, मेरे साथ बोल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वन और मोर आपको इंटरमीडिएटरीज याद रखिए जो सभी से भी रजिस्टर्ड है, उनमें को अपॉइंट करना होगा इन्विट्स को। दूसरा इस पे क्या करना होगा, प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही याद रखिएगा डिस्क्लोज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग। डिस्क्लोज कैसे होंगे याद रखिएगा, preferential issue of units by InvIT shall be done on the basis of placement document and provide the disclosure therein. Third, याद रखिएगा क्या होगा, प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्या होगा, सीरियल नंबर, एंड याद रखिएगा किसको सर्कुलेट होगा, जिनका नेम आपने इन्वेस्टर्स का मेंशन किया हुआ है। InvIT shall, while seeing in principle approved from the RSC, furnish a copy of the placement memorandum certificate issued by the merchant banker or statutory auditor confirming the compliance with the provision of the guidelines along with the other documents बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये बात इंश्योर करना है क्या, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, जी एक तरीके से देखा जाए ड्यू डिलिजेंस हो जाती है पूरी की पूरी। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट इससे लेना है मर्चेंट बैंकर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या मर्चेंट बैंकर से लीजिएगा या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ले लीजिएगा। किसको देंगे, आरएससी को बताओ ना, क्या जी सारे हमने कंप्लायंसेस कर लिए हैं। Placement document also be placed on the website of the concerned stock exchange and InvITs with a disclaimer to effect that in connection with the preferential issue that no offer is being made to the public and to any other investors। किसको मिलेगा, जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जिनको हमने स्पेसिफाई किया है उन लोगों को ही जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, आपको दिखाएं, The placement document shall be serial number and copy shall be circulated only to selected investors। उसके अलावा कहीं और आप भेज रहे हैं तो याद रखिएगा उसे हम पब्लिक ट्रीट करेंगे। इसलिए आपको प्रोमिनेंट लैंग्वेज में, प्रोमिनेंट में लिखना पड़ेगा अच्छे से, बड़ा बड़ा क्या कि ये पब्लिक के ऑफर नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइसिंग। प्राइसिंग देखते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग भी। अब देखो प्राइसिंग में भी अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट्स एक्चुअली अभी एग्जाम जो आपका दिसंबर है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, जून वालों के लिए एप्लीकेबल है, और बड़े खतरनाक अमेंडमेंट्स है। खतरनाक का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, खतरनाक का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इन्विट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है, ऐसे इस स्कीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि और ज्यादा इन्वेस्टर्स में अट्रैक्टिव वो इन्वेस्टमेंट्स करें, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं हमारे देखो जब कंट्री के लिए इंप्रूव होगा ना तो अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनीवेज तारीफें बाद में कर लेंगे, पहले प्राइसिंग पे आते हैं वापस। प्रेफरेंशियल इशू शैल बी मेड एट अ प्राइस नॉट लेस देन द एवरेज वीकली हाई एंड लो of the closing price of the units quoted on the stock exchange during the 2 weeks preceding a relevant date। अब ये जानते हैं क्या quoted था, ये था मतलब ऑफ कोर्स होना जरूरी था, बिना लिस्टेड के तो ये आप ला ही सकते थे इशू। ठीक है, कम से कम 6 महीने पहले लिस्ट हो गया हो, ये हम जानते हैं। प्रेफरेंशियल इशू लाना है यूनिट्स का तो कम से कम 6 पहले महीने लिस्ट होना जरूरी है। अब क्या देखेंगे, हम प्राइस निकाल रहे हैं तो कह रहा है 2 वीक्स, वैसे आजकल मैं 26 वीक्स की बात कर रहा था, लेकिन मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वेटेड एवरेज प्राइस निकालने के लिए कहा है। बट यहाँ हमको बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे याद देखिएगा एवरेज वीकली हाई एंड लो देखेंगे। एवरेज वीकली एंड हाई लो का मतलब क्या हुआ, 2 वीक्स का आप अज्यूम कीजिएगा 2 वीक्स के अंदर, पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, फर्स्ट वीक अज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ एंड सेकेंड वीक। अब यहाँ अज्यूम कर लेते हैं जो इस दोनों पीरियड में, ठीक है, एक पीरियड नहीं दोनों में, मतलब टोटल पीरियड ऑफ 14 डेज अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, और 14 डेज ही होंगे 2 वीक्स में, और क्या होगा, लेकिन उसमें देखिए क्लोजिंग डेज भी अलग होते हैं, लेकिन हम 14 डेज ही मान रहे हैं। ठीक है, इसमें हाई मान लीजिएगा, यूनिट का प्राइस रहा 500, कितना रहा 500, और जो मिनिमम रहा ना अज्यूम कर लेते हैं वो 400 रहा। तो अब यहाँ पर हम लोग एवरेज लेंगे तो कितना आ रहा है 450। क्यों, आई होप ये क्लियर होगा। तो कितना आ रहा है 450, तो ये उसका प्राइस रहेगा कहता है देखिएगा, प्रेफरेंशियल शैल बी मेड एट द प्राइस नॉट लेस देन द एवरेज ऑफ, इससे कम नहीं होना है। ठीक है, explanation for the purpose of this clause, stock exchange means any RSC on which the units of InvIT are listed, on which the highest trading volume, अब एक से ज्यादा भी हो सकता है, BSE NSE पे भी हो सकता है, दोनों पे लिस्टेड है तो दोनों में चेक करेंगे जिसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा। अब सर हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे करेंगे बेटा, सबसे ज्यादा खरीद बेच जहां हुआ हो, ट्रेडिंग समझ रहे हो ना, हाईएस्ट ट्रेडिंग खरीद बेच ज्यादा हुआ होगा वो चेक करेंगे। हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन सच यूनिट्स हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द 2 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, क्योंकि वहां से तो हमको ज्यादा प्राइस पता लगेगा। जो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा होगा, मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है जहां पे खरीद बेच ज्यादा हुई है यूनिट्स की, उसको हम चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक जनरल आइडिया बता रहा हूं है ना, कि अगर मान लीजिएगा हम अगर ऑब्जर्व करें, डू यू नो व्हाट, 15 लाख
टोटल यूनिट ट्रेड हुई है 15 लाख नंबर्स की हम बात करेंगे अगर देखें पर्सपेक्टिव से, तो ट्रेडिंग जहां मैक्सिमम ट्रेडिंग है उसको याद देखिएगा, एवरेज वीकली हाई एंड लो पे हम यहाँ कंसीडर करेंगे। अभी ये सिर्फ याद देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में लिखने के पर्सपेक्टिव से अमेंडमेंट यहाँ जो आ चुका है वो यहाँ मैं आपको बता दूं, चलिए छोड़िएगा वो अलग हो जाएगा फिर गसपत हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप इसके लेटेस्ट लेक्चर्स जो कि अब जून के लिए एप्लीकेबल हैं, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिसंबर में पास हो जाएंगे, जून में एप्लीकेबल है। आप अपनी नॉलेज के लिए उस क्लासेस को आप जनवरी में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इन विच शैल नॉट ऑफ कोर्स पार्टली पेड अप यूनिट्स नहीं होंगे जी, पार्टली पेड अप यूनिट्स नहीं होंगे। एंड प्राइस डिटरमाइंड फॉर द प्रेफरेंशियल इशू शैल बी सब्जेक्ट टू द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन विच। कैसे? मेक अ राइट इशू ऑफ कोर्स मेक अ राइट, एक मिनट इसको रिमूव कर दें, कहता है मेक अ राइट इशू ऑफ यूनिट्स प्राइस डिटरमाइंड फॉर द प्रेफरेंशियल इशू शैल बी सब्जेक्ट टू द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इफ द यूनिट्स appropriate adjustment if the units make a right issue तो भी हो सकता है, and is involved in such other similar events or circumstances which is in opinion of the concerned stock exchange requires the adjustments। प्राइस एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट्स मतलब सर देखिए 450 की बात कर रहे हैं, अगर मे बी पॉसिबल कि अगर वो राइट इशू का ऑप्शन भी दे रहा है साथ में आपको, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे स्टॉक एक्सचेंज आपको कमांड कर रहा है, तो भी आप ऑफकोर्स इसमें चेंजेस हो सकते हैं। बट याद रखिएगा एवरेज जो वीकली हम लो हाई है वो एज इट इज ही कंसिडर करेंगे। Restriction on allotment, no allotment shall be made either directly or indirectly to any party to the InvITs or related parties। ओहो क्या कर रहा है? Party, any party to InvITs, any party to InvITs or related parties, any party to InvITs or related parties except to the sponsor only to the extent that is required to ensure compliance। मतलब अब अगर हम यहाँ बोलें कि स्पॉन्सर है ना भाई, स्पॉन्सर अगर ईच कैटेगरी से 5% है और मैक्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सबका मिला के 5%, 5 लोगों का मिला करना, 5 लोगों का मिला के 25%, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो ही ले सकते हैं, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है, हट जाएगा। एंड कहता है टू डिटरमाइन द रिलेटेड पार्टीज, द टर्म रिलेटेड पार्टीज डिफाइन InvITs रेगुलेशन एप्लीकेबल। हाउएवर द म्यूचुअल फंड्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी सी बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इनको हम रिलेटेड पार्टी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, भले ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन कौन कौन? म्यूचुअल फंड्स, बोलो इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड। ये लोग अगर इन्वेस्ट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्रेफरेंशियल इशू है किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वापस से प्रेफरेंशियल इशू है किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर ये लोग कौन? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का कैपेसिटी में इंश्योरेंस अगर हो सकता है कंपनीज ये करना चाहती हैं, या हम लोग करना पेंशन फंड, ये लोग अगर करते हैं, और इफ दे आर रिलेटेड पार्टी बट दे विल नॉट ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंशियल इशू। एप्लीकेंट इन प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट विथड्रॉ देयर बिड्स। बेटा एक बार आपने अगर बिड कर दिया ना, जैसे मैंने बताया 10,000 15,000 का एक यूनिट का लॉट अगर है, लॉट का साइज डिसाइड करते हैं, मिनिमम 1 यूनिट है 10 से 15,000 की, तो बिड लगाया जाएगा, और बिड लगाने के बाद में याद रखिएगा एक बार बिड हो गया तो वो लॉक हो जाएगा, उसको रिटर्न आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं, इसमें भी अमेंडमेंट आ चुका है, लेकिन दिक्कत की बात है वो अभी आपके एग्जाम में दिसंबर में एग्जाम्पल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, दिसंबर एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सो अभी इसे ही याद रखना पड़ेगा। कह रहा है यूनिट्स अलॉटेड टू प्रेफरेंशियल यूज शैल नॉट बी सोल्ड बाय अलॉटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कहता अगर करना है तो कहां करेंगे आप? आरएससी पे सेल कीजिएगा। कहां करना है? आरएससी पे कीजिएगा। अदरवाइज हम बोल रहे हैं लॉक इन कम से कम वो 1 साल रहेगा, अलॉटमेंट से 1 साल आपके लिए रहेगा, और अगर आप करना चाहते हैं देन फर्दर आप कैसे करेंगे उसको? आरएससी पे ही सेल करेंगे। याद रहेगा। आई होप ये मेरे बच्चों को याद हुआ होगा। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट्स ऑलमोस्ट हम उसी तरह से कंसीडर करें जैसे हमने पब्लिक में पढ़ा था, ठीक है। सो यहां मैंने आपके साथ में कुछ अमेंडमेंट और टॉपिक डिस्कस किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ग्रैब हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो ऑफ कोर्स योर क्वेरीज आर इनवाइटेड, NRK9 के व्हाट्सएप पे भेजिएगा, वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।